नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आज उत्तराखंड के एक नवीन समाचार सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, सारे उत्तराखंड के लिए। पहाड़ी डंगवाल यानी ब्रिगेडियर रिटायर डंगवाल साहब काफी वयोवृद्ध हैं। उन्होंने एक महापंचायत रखी थी सैनिकों की, अर्धसैनिकों की। तमाम सारे संगठन उत्तराखंड में 186 से ज्यादा संगठन सक्रिय हैं कि एक मंच पर आए, एक महापंचायत कराएं और एक राजनीतिक समीकरण बनाए। क्योंकि जब कोई भी राजनीति में जा सकता, हमारी कोई सैनिकों की सुनता नहीं है, तो क्यों ना हमारा सिपाही से लेकर ऑफिसर्स तक एमएलए नहीं हो सकते, एमपी नहीं हो सकते। ये उनका कॉन्सेप्ट था। उस पर अलग अलग संगठनों ने अपने अपने विचार रखे कि कब, क्यों और किन मुद्दों पर और किन परिस्थितियों में वो साथ देंगे, नहीं देंगे, किस प्रकार से संख्या बल बढ़ाएंगे। उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई और साथ ही मैंने खुद उनका और एक दूसरे ब्रिगेडियर साहब नौटियाल साहब का थोड़ा बाइट ऑब्लिक इंटरव्यू इसमें दर्शा रखा है कि सैनिकों के साथ जो भेदभाव होते आए ओआरओपी पे पेंशन के नाम पर, क्या वो सच है या नहीं, या अधिकारियों को उसकी जानकारी है या नहीं, क्या सरकार को जानकारी है या नहीं। तो उन सभी तथ्यों को आप देखें मेरे इस वीडियो में और अंत तक बने रहें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। गौरव सैनिकों को जो है मुकदमा किया गया, क्यों क्या कहते थे हमने, और ये महिला को बीच में लेकर इतनी घृणा आती है हम भेदभाव, क्योंकि अभी उनको पता चलेगा कि ये थोड़े क्या होंगे, बिखर गए हैं और हमारे लिए वहां से जो मुकदमा था इन्होंने खोल दिया है। इसलिए चंद दिनों के बाद कभी भी हम एक बड़े जुलूस के साथ गणेश जोशी जो हमारे सैनिक मंत्री हैं उनके पास जाएंगे। आप लोग को सबको आना पड़ेगा, तभी हम इस संगठन से जुड़ेंगे, हर साल हम जुड़े रहेंगे। और मैं अधिकारी वर्ग से भी कहता हूं कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे, चाहे इसमें हो, चाहे वन वर्ग में हो, जो कहीं भी कोई हमारी जो है नीचे वर्ग की जो प्रॉब्लमें हैं उसमें सहयोग हो। चाहे अगर किसी सैनिक की जो कोई मारपिटाई हो रही है या उसकी जमीन का कोई मामला है, उसमें भी आप लोगों को आना पड़ेगा, तभी तो भेदभाव खत्म होगा। केवल हम ही गए जब वहां चले जाए आप लोग नहीं गलत। इसलिए अनुरोध है ये अधिकारी वर्ग भी इसमें शामिल होंगे तो हमें अच्छा लगेगा और ये हमारा एक और स्ट्रॉन्ग संगठन बन सकता है। सभी मिलकर पूरा हम एक इकट्ठा हो। जय हिंद, जय भारत। अभी इकट्ठा हो रहे, आगे हम सफल होंगे नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात यह है, शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर शुरुआत अच्छी हो गई, अगर इतने लोग हम जगह जगह से यहाँ इकट्ठा हुए, कोटद्वार से आए हैं, कोई हरिद्वार से आया है, कोई देहरादून के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं, तो शुरुआत अच्छी हो गई, समझो आधा काम पूरा हो गया। मैं पहाड़ी सर को, मैं ब्रिगेडियर भी नहीं बोलूंगा भैया आप चिढ़ते हो, सच बताओ क्यों चिढ़ते हो, हमारी पहचान है भाई। मैंने आप में गारंटी के साथ बोलता हूँ, जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, 38 साल मैंने सेना में नौकरी की। उस दिन आप देखना किसके लिए बने हो सैनिक कल्याण मंत्री, इसके लिए नहीं बने हैं। हाँ, गलती हमारी भी है। एक तरफ से तो हम विरोध कर रहे हैं, सैनिक कल्याण मंत्री ने गलत काम किया, दूसरी तरफ से चंद संगठन हमारे उनका मुखौटा बन के आगे से मुखौटा बन के वहां उनके कैंप कराने में जाते हैं, उनकी पार्टी खाते हैं, चाय पानी पीते हैं और उसके बाद दूसरे दिन अखबार में आता है कि सैनिकों के लिए हमने ये योजना लागू की और वो योजना लागू की और उनके कमीशन भरता है। ये तुम्हारी हकीकत है। इसीलिए आज हम पूर्व सैनिक एक नहीं हो रहे कि हमारे बीच में कुछ संगठन वहां जाके मिल जाते हैं। आज हमारे जो यहीं से इसी सवेरे से कहीं से अधिकारीगण जो रिटायर्ड में हैं वो उनके पिछलकू बने हुए हैं। क्या वो सैनिकों को साथ देंगे? 2-4 सैनिकों को साथ देंगे, हमें बड़े पाठ पढ़ाते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। ऐसा नहीं चलेगा। संगठन चलाने के लिए जो हमारे बड़े बड़े साहब लोग यहाँ पे जितने भी हैं, आदर करते हैं इनका। अगर ये लोग उससे वहां से बाहर निकले हैं तो आप लोग पहले जो मैंने बताया सैनिक कल्याण उपदल जितने भी संगठन वो हैं, पहले सब घेरो। 16 सूत्रीय मांगों में हमारा बहुत बड़ा फायदा है। 5% आरक्षण है हमारे उत्तराखंड में, जबकि हिमाचल और पंजाब में 15% 13% है। क्यों हमारे पूर्व सैनिक आज बेरोजगार है उत्तराखंड में? इतने एम्स है, इतनी बड़ी बड़ी वो है, 12-12 घंटे नौकरी करा रहे हैं, 10-15 हजार रुपए दे रहे हैं। घेरो उनको। बड़े बड़े सरकार ने सबको संरक्षण दे रखा है, शिक्षा माफियों को संरक्षण दे रखा है। तो इन चीजों को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग अगर इन चीजों में हमारे साथ आते हैं तो निकट भविष्य में हम आपका साथ देंगे। अगर आप नहीं आते हो तो हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हम अपने संगठन में सही है, हमें कोई राजनीतिक लालसा नहीं है, कोई कुछ नहीं, हमें
सैनिक की मदद करना, वीर नारी की मदद हम करते रहेंगे, चाहे हम अपने पैसों से करें। धन्यवाद। गौरव सैनानी संगठन में अगर हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं या मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो मुझे विश्वास है कि कम से कम 60% लोग जो है मुझे समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो काम किया है या मेरे संगठन ने वो काम किया है वहाँ पे। मेरा नाम कर्नल सुनील कोटनाला है। मैं 5 गढ़वाल राइफल में कमीशन हुआ था और उसके बाद मैंने गढ़वाल स्काउट कमांड करी। मैंने 2009 में प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। जैसे हर पहाड़ी आदमी के अंदर एक फिल्मी कीड़ा होता है, वैसे कीड़ा मेरे अंदर भी था। तो मैं वहाँ गया और मैंने फिल्मों के लिए और वेब सीरीज के लिए वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी है। मेरी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। सच्चाई यही है, बाकी हम कुछ कहते रहे कि हमने देश के लिए खून बहाया, मेरे को शौर्य चक्र मिला था, मैंने फलाना करा, मैं केदारनाथ उसमें था जब वहाँ कांड हुआ। क्यों नहीं डाले वोट लोगों ने कोठियाल साहब को? मैं तो आज लोगों से सवाल पूछता हूँ, उस बेचारे ने तो सब कुछ किया वहाँ, क्यों नहीं डाला वो? गलत पार्टी चुना। सहानुभूति को वोट में कन्वर्ट करना जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल। और वो कैसे होती है वो ये जो राजनीति में है, बिल्कुल जो कीड़ा है राजनीति का वो जानता है। हम अब आ रहे हैं राजनीति में, मैं अब आया हूं जब 56-57 साल की उम्र, उतने साल तो उसको राजनीति में हो गए जो आदमी वहां आज विधायक बन के बैठा हुआ। तो आपकी टक्कर उससे है और उसके पीछे पार्टी है बहुत बड़ी, 53,000 करोड़ के तो बॉन्ड है उसके पास। आपके पास 53,000 नहीं है, लड़ेंगे कैसे? तो पार्टी बन सकती है, पार्टी बनाने में कोई मुश्किल बात नहीं। रजिस्ट्री करानी है, पार्टी रजिस्टर हो जाएगी। अगर आपको वोट मिल गए जितने परसेंटेज चाहिए और तो आपको पार्टी आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। और अगर वो वोट नहीं मिले तो आपका सिंबल छिन जाएगा, जैसे मेरी पार्टी का छिन गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एफआईआर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सब एक होंगे, नो ऑफिसर नो जेसुर। आप सारे और आप अधिकारी से बोलते हो, अधिकारी नहीं, नॉन कमीशन ऑफिसर क्या है? अधिकारी। जेसुर क्या है? अधिकारी। हम क्या है? अधिकारी। तो ये आवाज जो है ये आपके हृदय से आई। इस आवाज के सम्राट आप लोग हो, जिसके हृदय से ये आवाज आई है। ये बोध, ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज आप लोगों की है भाइयों, आप लोगों की है। मैं पुनः 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 ये दोहराता रहा हूँ ग्रुप के अंदर। मैंने जितनी भी वार्ताएं आप लोगों के साथ करी हैं, उन वार्ताओं का मूल लक्ष्य यही था कि जब आपकी यहाँ पे उपस्थिति जो है वो बाहुल्य है, तो कैसे कोई आपसे आपका हक, आपका अधिकार और आपका नेतृत्व जो है जिसमें आप परिपूर्ण हैं उसको छीन सकता है। असंभव, असंभव बात है ये। आपका जो है सशस्त्र सेनाओं में भागीदारी जो है 97% सहभागिता उपस्थिति आपकी है, 3% अधिकारियों की है। ये पदानुक्रमण, ये राज्य को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था जो है बनाई गई है। लेकिन जब आप लोग सेवानिवृत्त होकर के समाज में आते हो तो उसमें जो है उसी अनुपात में आपकी उपस्थिति समाज में भी रहती है। तो इसलिए जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, जब तक आप लोग इसमें कर्तव्यपरायणता के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत या जो आप लोगों के म्यूचुअल भेदभाव हैं उनको दरकिनार रख करके एक ऊंचे उद्देश्य के लिए नहीं जुड़े। अगर हम एवरेस्ट श्रृंखला की परास्त करने की या चढ़ने की हिम्मत करते हैं, हम सफल हों असफल हों वो उतना माने नहीं रखता है जितना कि ये माने रखता है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से जरूर ऊपर पर आगे बढ़ गए। ये है प्रयास। प्रयास किसको कहते हैं? अगर आप यथास्थिति में रहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, सोच आपकी है। मैं आपका मात्र 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 सेवक हूं और मेरे को इसमें दोहराने में कोई झेप नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई इसमें मेरे को इस तरह की निकृष्ट विकृत भावना नहीं है। मैं सिर्फ एक मौका मिला है, आपके अंदर में वो
जागृत करने के लिए यहाँ आया। सर जय हिंद, नमस्कार। पहाड़ी डंगवाल कहते हैं, ब्रिगेडियर पद से आप रिटायर हैं, तो सबसे पहले ये बताइए सर, शॉर्ट में आप कब रिटायर हुए? मैं 2008 में सेवानिवृत्त हुआ था और सेना मुख्यालय से मैं ब्रिगेडियर पद से जो है 30 जून 2008 में सेवानिवृत्त हुआ। सर आपने मुहिम चला रखी है कि सारा गढ़वाल के पूर्व सैनिक डिपेंडेंसी, यदि परिवारों को जोड़ दिया जाए तो जो हॉट ब्लड रिलेशन कहते हैं वो 70% है, ये मैं भी मानता हूँ, सभी मानते हैं। तो उनको एकत्र करके आप एक नया मंच बनाने जा रहे हैं, तो जैसा आपने कहा कि सक्सेस हैं, कर सकते हैं, तो लेकिन जो भेदभाव की बात होती है, जो जवान और अफसर के बीच जो भेद ORP या पी पेंशन के मुद्दों से लेकर होता है, आपने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मेरी जो सकारात्मकता जो है वो इस बात पर है, आधारित है कि हमारे पास उत्तराखंड के अंदर तकरीबन 186 संगठन जो हैं वो ज़मीन के ऊपर अभी वर्तमान में हैं, और किसी भी राजनीतिक विकल्प के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास कार्यकर्ता हों। हमारे पास जो है सबसे बड़ी शक्ति हमारी जो है वो हमारे संगठन है। हमारे संगठन आज की तारीख में जो है वो समाज के साथ अपने अपने स्थान में, जिस भी स्थान में वो हैं, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो, चाहे गढ़वाल मंडल हो, उसमें जो है वो समाज के साथ जुड़ करके जो है मुद्दों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक काम कर रहे हैं, जो भी सामाजिक काम होते हैं उन कामों को कर रहे हैं। उनकी जो भी मान लीजिए कोई समस्याएं हैं, चाहे वो राजस्व से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे वो कानून से संबंधित, चाहे वो कानून हो गया। एक सवाल शॉर्ट में, दूसरा आपने जो सवाल पूछा उसका भी उत्तर देना बहुत जरूरी है। जैसा ब्रिगेडियर संदीप काला ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये वर्गीकरण की जो आप लोग बात कर रहे हैं, मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और साहब ने भी बहुत सही बोला है कि एक दो दृष्टांत जो हैं उनको आप जो है एक इस तरह से वर्गीकरण नहीं मान सकते। और मैं अगर ये वर्गीकरण है और ये जो है अगर ये संख्या में है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सेना में प्रश्न वो नहीं था सर, मेरा प्रश्न ये है, आप 2002 या 2003 जो आपने रिटायर बोला, 2008, क्या 2008 वाले ब्रिगेडियर साहब का 2024 में जो दूसरे ब्रिगेडियर साहब रिटायर आ रहे हैं, इस पर से द्वारा कभी मेरी तरह मैसेज आए कि योर पेंशन माना में 2014 का रिटायर मोर देन ORP 3 बेनिफिट, सो नो चेंज इन योर पेंशन? क्या ऐसा हुआ कभी? मेरे पास इस तरह का जो है कोई संदेश तो नहीं सर आया मेरे है। पास है एविडेंस के साथ, मैं आपकी बात जो है, मैं आपकी बात को जो है उसको जो है मैं नकार नहीं रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपका जो आरोप है या आपका आरोप नहीं है, एविडेंस, आपका जो कहना है साक्ष्यों के साथ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ और इसको भी मान रहा हूँ कि गलत है। मेरे जानकारी में जो है ये पहली मर्तबा जो है जो बात आपने उठाई है, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि अधिकारियों ने, क्योंकि एक सबसे बड़ा लांछन जो है और एक आरोप जो है वो अधिकारियों के संगठन के ऊपर लगा था कि उन्होंने जो है वो जवानों की और PBOR की उन्होंने तर्ज नहीं रखी। OROP की जब बन रही थी, अधिनियम बन रहे थे उसके, ये बहुत गलत है, ये धोखाधड़ी है, और इसको अगर सुधारा जा सकता है सरकार के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से तो उसका स्वागत है। तो सर इसी मुद्दों के साथ क्या आप जवानों का साथ देंगे? जैसे कि ऐसे नहीं देते रहे हैं, मतलब देखिए साथ किस तरह से होता है, एक होता है झंडा लेकर के खड़ा हो जाना, एक होता है अपनी लेखनी के माध्यम से, एक होता है उसके कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं उनके प्रति जो है सामर्थ्य अपना व्यक्त करना। तो मेरा कहने का मतलब है समर्थन करने के अन्य प्रकार होते हैं। जहाँ पर मेरा नाम KS पराग, विजय पथ चैनल पर बोल रहा है, यदि मेरा एक भी तर्क गलत निकला तो भारत सरकार कैद करे और पेंशन बंद करे। सर मेरा आपसे प्रश्न कि एक सिपाही का जो ग्रेड है, क्या आप भेड़ चराने वाले से नीचे होना चाहिए? इसके नीचे एक सह पर्यवेक्षक रैंक है सिविल गवर्नमेंट का, CCS जब पोस्ट वार पे कमीशन 1947 एंड जनरल गवर्नमेंट कमीशन 1960, 1973 फर्स्ट CPC में जब तीनों फोर्सेस को शामिल किया, वहाँ पर प्रश्न यही आया कि एक सूबेदार भी अगर रिटायर होता तो उसका चपरासी से कम वेतन हो जाएगा, पेंशन हो जाएगी, क्योंकि उसको 40 इंक्रीजमेंट मिलेंगे। ये जो है बहुत ही गलत अपनाई हुई चीज़ें हैं अपनी गवर्नमेंट की, अपने देश की नीतियों की। एक सिपाही को वो समझते हैं कि उसको कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वो उसको क्लास 4 एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। जी सर, लिखा भी है, जो कि बहुत ही गलत है। आप एक सिपाही की बात कर रहे हो, जब मैं कर्नल था तो मुझसे ये कई IAS अधिकारियों ने पूछा कि आपकी क्या स्पेशलिटी है, तो मेरा तो मन किया कि मैं इसको बताऊं कि मेरी क्या स्पेशलिटी है। एक कर्नल से पूछ रहे हैं, तो सिपाही को तो इन्होंने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रखा है। और जब मैंने उनको बोला कि मेरी स्पेशलिटी है आर्ट ऑफ वॉर, चुप हो गया वो।
उसे मालूम नहीं है कि आर्ट ऑफ वॉर क्या होती है। एक सिपाही जिस समय गोलियां चल रही हैं वो अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन रख के दुश्मन के ऊपर फायर करता है। क्या इससे बड़ी कला किसी के पास होगी? इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इससे ज्यादा किसी के पास कला होगी? आप इसको किस क्लास में डालेंगे? जी सर, आप इसकी क्या क्लासिफिकेशन देंगे? क्या उसने बीए पास नहीं किया इसलिए? अनुभव के नंबर और काम करने का प्रोफेशनल के नंबर, कला है उसकी भाई। महेंद्र सिंह है, कैप्टन है, आईएएस तो नहीं है। वो प्रोफेशनल है, वो एक सिपाही प्रोफेशनल है, एक स्किल्ड आदमी है, उसको हथियार और ग्राउंड का नॉलेज है। आप किसी आईएएस अधिकारी को हथियार और ग्राउंड दे दो, उसे देना नहीं पता। जी सर, थोड़ा अगला प्रश्न आपसे, भोजन का समय हो रहा है तो इसी को आगे बढ़ाते मैंने एक ऑन सर्विस ब्रिगेडियर साहब नाम ने लोगों का पूछा था कि जो जवान टैंक चला सकता है, एवरी काम जो आपने गिना दिए, तो एटीएम के बाहर पर चौकीदार क्यों? तो वो चिड़ के बोला आप अधिकारी क्यों नहीं बने? मैंने कहा महाशय, जब आप देहरादून में पढ़ रहे थे ना, तब मैं बुग्याल में ट्रैक की लाइफ जी रहा था और गुलेल चलाता था और भेड़ बकरी पालता था और हमारे लंगूर खेतों में आते थे, आलू की खेती होती थी। आज 60, 70, 80% हमारे बच्चे, सवाल है प्लेटफॉर्म था। आपने पॉजिटिवली बहुत अच्छा साथ दिया लगता, क्योंकि मैंने आपको भाषण देते भी सुना, मुझे उसी टाइम लग गया था कि आप जरूर जैसे जवानों के हित से होंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक कर्नल का लास्ट वेतन 1,95,000 है एज ए डिफेंस इंडेक्स, 16 नंबर इंडेक्स, और 15,600 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ के होता 2,11,000, उसका आधा होता 1,05,000, लेकिन उनका बेसिक जो पेंशन बढ़ी है अभी वो है 1,15,000। मैं चाहता हूँ कि 1.5 लाख हो, हमारे बच्चे भी निकल रहे हैं, बट मेरा काउंटर पार्ट का बेसिक है सर 1,52,000, मिलिट्री सर्विस पे रखिए किनारे, उसका आधा होता 77,000, और मेरा बेसिक जानोगे बड़ी खुशी होगी वो है 31,500। तो क्या किसी भी प्रकार का भेदभाव को जन्म देने के लिए ये उत्तरदायी नहीं है? जरूर। मेरा अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा अचीवमेंट क्या है, मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूं कि मैंने कम से कम नहीं तो 10-15 साल में इंसर्जेंसी में रहा, 2.5 साल में कमांड में रहा, और जाने से पहले मैंने सबको बोला कि मैं तुमको वापस 2.5 साल बाद लाऊंगा, एक खरोच भी नहीं लगने दूंगा, तुम्हें परिवार से मिलाऊंगा। ये सबसे बड़ा मेरा पदक रहा जिंदगी में। मैं गार्ड्स में था। जी सर। और ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि एक को वो सिक्योरिटी वाला क्यों बनाते हैं, ये कमी हम लोगों में भी है, हमारे ऊपर वाले पदाधिकारियों में भी है, वो अपनी दुम हिलानी शुरू कर देते हैं। आप ये बताइए कि जब आप इतने बड़े रैंक पे पहुंच गए हैं तो जरूरी है कि आप सिविल में नौकरी करें, किसी के आगे पीछे घूमे? जब आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा अधिकारी घूमता फिर रहा है तो उसको क्या बाकी लोग देख रहे हैं तो वो जवान की क्या इज्जत करेंगे? वो बिल्कुल सही, क्या जवान की इज्जत करेंगे? इसलिए ये साफ होना चाहिए कि जितने भी अधिकारीगण हैं वो किसी लेवल के बाद ये प्रतिष्ठित नौकरी करें। अब जैसे मेरा है, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, मैंने छोड़ दिया फौज, लेकिन ये नहीं कि मैं ग्रीन यूनिफॉर्म पहनने के बाद मैं खाकी पहनूं, मैंने नहीं ऐसा सोचा जिंदगी में, मैं तो अपना ग्रीन ही पहनूं। बहुत खुशी हुई आपको जान के, जो जज्बा आपके लिए फौज के लिए है, और मैं आपका भी नंबर भी लेके जाऊंगा, जरा कैमरा की तरफ रहिए। और विजय पथ, परिहार विजय पथ पर एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, कर्नल साहब के साथ, कर्नल साहब है ना, ब्रिगेडियर साहब रिटायर हैं, आपके सामने सम्मुख हूँ। ऐसे अधिकारों की जरूरत है ताकि हमारी आवाज भारत सरकार तक जाए और इस प्रकार का डिवाइडेशन न हो। नौकरी के दौरान एक लिमिटेड दायरा होता, उतने ही साहब बोल पाते जितना उनका पद और पद है, उतना ही मैंने भी बोले होगा, बट नो वी आर सिविलियन, तो हमें इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, केवल यूजर बनकर, पिछलोकू बनकर नहीं रहना चाहिए, और ठोस अपना जो भी प्रपोजल है और जो हमारी जरूरतें हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार एक बात ले जाना मैं जरूरी ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जवान की कोई गलती नहीं है, उसने अपना जीवन पालन करना है, उसने अपने परिवार को बढ़ाना है। उस समय उसकी परेशानियां सबसे ज्यादा हैं जिस समय वो रिटायर होता है, उसकी लड़की जवान हो गई, उसका लड़का को पैसा चाहिए, तो ये काम वही हमारे नेतृत्व का काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि फौज को स्किल्ड माने और एक कला माने और उनको बाकी जगह नौकरी उनकी निर्धारित करके रखें, ना कि वो बैंक का दुनाली लेके खड़ा रहे। गलत, बिल्कुल गलत। मैं इसको एक सैनिक का, एक पूरे इंडियन आर्मी का अपमान समझता हूँ कि हम लोग सह रहे हैं, देख रहे हैं।
जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। 1947 में आपको नॉन स्किल लेबर कहा गया था, रिक्रूटमेंट कमीशन में भी आप नॉन स्किल से, 73 में आपको सेमी स्किल और 4th कमीशन में आपको स्किल और नॉन स्किल के बीच का सैनिक माना गया और 5th कमीशन में जाकर कहीं XYZ ग्रुप हुए। और भी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो जाननी बहुत जरूरी है ताकि अपग्रेडेशन हो सके। जवान का कम नौकरी करता है और बेनिफिट, उस बेनिफिट तक IDGR की पॉलिसी ऐसी हो कि सिविल में उन्हें अच्छी नौकरी मिले, ताकि हम लोगों का, जिसे वेलफेयर कहते हैं ना, वेलफेयर की परिभाषा में लीडर्स अकेडमी से आया हूँ कि युद्ध के मैदान तक वो तीर तैयार बने रहे। तो धन्यवाद सर, मैं आपका नंबर भी लेना चाहूँगा और आपसे फिर से बात करूंगा। और एवरी ऑफिसर्स, एवरी ब्यूरोक्रेट्स, सब बहस कीजिए, हम जैसों को बुलाइए। जहां पर अगर हमारा तर्क गलत निकल गया, सबसे पहले मेरी पेंशन बंद कीजिए, अन्यथा ये OROP का ढकोसला ना पीटिए। विसंगत तरीके से किसी को भी देना जरूरी नहीं है। यदि 2014 के जीशो से मेरा 1500 आज की पेंशन कम है तो व्हाट इज ORP 3? क्या दिया फिर आपने ORP 3 में? इस प्रकार के संगत तरीके से इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। कल को अग्निवीर को ला करके आप कहते हैं कि रक्षा बजट बढ़ेगा, इससे हथियार खरीदेंगे, सेना को कम करेंगे, इससे हथियार खरीदेंगे। इस देश में एक कानून ला सकते थे, एक नेता एक पेंशन नहीं ला सकते हैं। एक विधायक 10-10 बार बन गया, एक दिन के लिए भी बन गया, वो पेंशन लेता है, और एक जवान बिना पेंशन लिए घर आएगा। हमें इस चीज पर भी विचार करना पड़ेगा। देश प्रदेश के मुद्दों से लेकर राष्ट्र के मुद्दों तक जब सैनिक एक होंगे, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि सैनिकों को जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पर जितने सैनिक आए हैं उसे अपना लेवल, अपना अंतिम भी पता नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन जिन्हें पता है उनको मंच पर न तो बोलने का मौका मिलता है, न यहाँ भीड़ इतनी होती है। 6 मिनट की जगह 20 मिनट बोलते हैं तो बोलने का मौका सबको मिला नहीं। बट जो मैंने अधिकारियों से बात की तो लगता है आने वाला समय हमारा पॉजिटिव रहेगा, और हमारे अधिकारों के साथ जब कोई आएगा तो उनका साथ हर मंच, राजनीति हो या अराजनीति हो, जरूर देंगे। तो बने रहें परिहार विजय के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।